हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो आप लोगों के लेके आए हैं ये है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी यूटेट 2020 का पेपर है दोस्तों, ठीक है। यूटेट 2020 का पेपर है, यानी कि 2020 में ये फॉर्म भरे गए थे और 21 में इसका पेपर हुआ था, ठीक है। कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें आपने देखा ही, लेट लतीफ़ी से चल रहे थे, तो ये पेपर भी जो है 2021 में हुआ है, लेकिन ये 2020 का पेपर है। और इस पेपर का सेट आपको बता दूं मैं, ये पेपर सेट डी है, ठीक है। अगर आपके पास ये पेपर है तो आप अपना पेपर जो है आंसर उसमें क्लिक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो मैं इसके सारे आंसर बताऊंगा जल्दी जल्दी। हम जो है एसएसटी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूटेट में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगती है, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का पेपर है और आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? भाई, संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आपने संविधान में पढ़ा होगा, जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। तो भाई संसदात्मक सरकार जो है, यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, ग्रेट ब्रिटेन यूके से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ऑप्शन बी आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श जो है बाध्यकारी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले आपको समझना है अच्छे तरीके से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस कौन से मतलब किस वाद में इसको स्पष्ट किया है? तो दोस्तों एक केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसको जो है क्या किया था, स्पष्ट किया है, केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। और चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी यहाँ पर मैं पेपर लेके आता हूँ प्रीवियस पेपर, तो आप लोग उन पेपरों को जरूर देखना। 100 जितने भी क्वेश्चन होते, चाहे 30 क्वेश्चन का सीरीज हो, चाहे 60 क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के कमेंट आते हैं कि प्रिपरेशन जो है कौन सी बुक से करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा 6 to जो है 12 है। अगर 12 तक नहीं पढ़ सकते हो 6 to 10, ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी की जो स्कूल में जो बुक्स चलती हैं, इन बुक्स का अध्ययन आप जरूर करें, ठीक है। एसएसटी पढ़ने के लिए आपको एसएसटी की जो 6 से 10 तक की कक्षा 10 तक की किताबें हैं, उन किताबों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो, आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को, बाकी आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें से पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आप पढ़ते ही होंगे, कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा, 50,000 हमारा यूट्यूब परिवार होने वाला है, तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बाकी लोगों तक शेयर करके हमारा सपोर्ट करो, ताकि 50,000 जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब का परिवार कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ये हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? भाई ये तो सबको पता है कि 2005 में ये सूचना का अधिकार लागू हुआ था, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया आपको। यहाँ पर 3 डेट दे दी 2005 की, तो अब भैया आपको बताना है कौन सी तिथि को हुआ था। भाई 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अगर आंसर पता है तो पहले क्लिक करके आप आंसर कमेंट कर लो मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक, या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया था। उसके बाद संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? भाई संसद में उत्तराखंड के आप कह देंगे भाई 5 जाते हैं लोकसभा से, ठीक है, लेकिन 3 राज्यसभा के भी हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? सी यहाँ पर को सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो संसद में, उत्तराखंड की संसद में जो है कितने प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तराखंड से 8 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से? 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला है, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? भाई ये तो इजी क्वेश्चन है,
आसानी से इसको कर लोगे आप। एक सदस्य, टोटल विधानसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 70 हैं, लेकिन एक मनोनीत होता है तो उसके बाद टोटल कितने हो जाते हैं? 71 हो जाते हैं उत्तराखंड विधानसभा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एक प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है भाई? प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान अगर आप पद के उम्मीदवार हैं, आपको बनना है, तो कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। शादी की उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। यानी कि घर चलाने के लिए सरकार ने क्या माना है कि आपको 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको ग्राम सभा संभालनी होती है, तो अब शादी के लिए 21 है, तो घर संभालने के लिए 21 है, तो पूरी ग्राम सभा संभालने के लिए भी 21 वर्ष से कम नहीं होगी। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते, तो ये भी 21 वर्ष है। ठीक है, ग्राम सभा के लिए। उसके बाद है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत। ठीक है, नगरीय क्षेत्र को। आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसको हिंदी में समझ नहीं आते वो इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर क्वालिटी आपको कम लग रही है, साफ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो। 144 में मत देखो, 240 कर लो। 240 में भी नहीं दिखता तो फिर 360 कर लो। 360 में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा। आगे बढ़ते, पंचायती राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण किया गया था? भाई प्रारंभ में कितना प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया था? ये क्वेश्चन जो है आपने हाल ही में देखा। अभी मैं बता दूं आपको, वर्तमान में इसको 50% कर दिया गया पंचायती राज में। अब आपको ये बताना है कि पहले कितना था। ठीक है, तो चलो मैं भी बता देता हूँ। पहले था दोस्तों 33%। ठीक है, पहले पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भाई? 18 विषय हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 18 विषय हैं। अगला, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर होम मेथड या गृह विधि जो है इसकी प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है। व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रयोजन विधि, ये तीनों है। ठीक है, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, ये सभी हैं। होम मेथड इसकी विधि नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। उसके बाद है, सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है? तो सामाजिक अध्ययन के लिए भाई कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है? श्यामपट्ट प्रयोग किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद फ्लानेल बोर्ड भी प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बाकी बाद में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन इसके अंदर है। मैंने 20 क्वेश्चन हिंदी का वीडियो बनाया था आपके लिए, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो बना था। अगर 60 क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा तो 60 मिनट आपको 3 घंटा मान के चलें। ठीक है, 20 3 60 यानी कि 6 3 18। तो आप देखो भाई, तो 3 घंटे आपको मान के चलना है, 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने शिल्पाधिकारम की रचना की? ठीक है, तो शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? यहाँ पर नाम दिए हैं 4 नाम, उसमें से आपको फटाफट आंसर देना है मेरे आंसर पढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए बताता हूँ। इलिंगो। ठीक है, तो इलिंगो ने दी थी, इसकी रचना की थी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविंदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? भाई जुते हुए खेत के प्रमाण हड़प्पा से कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद अगला, निम्नांकित धातु में कौन सी महाश्म संस्कृति से संबंधित की गई है? तो कौन सी महाश्म संस्कृति से संबंधित की गई है? भाई लोहा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, लोहा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नांकित में कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? भाई अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है? ये प्राकृत को माना जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? को ऑप्शन सी सही है। अगला है, निम्नांकित में किसने भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? भाई किसने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये कुषाणों ने किए थे। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है,
चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में वह कौन शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो ये रुद्रदामन था दोस्तों, ठीक है, रुद्रदामन था ये जो है जिसने क्या कहा था, द्वितीय ईस्वी सदी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। नंबर 1 सुदर्शन झील याद रखना है, दूसरा पुनर्निर्माण आपको याद रखना है। निर्माण आ जाएगा उसमें ये आंसर नहीं होगा, पुनर्निर्माण में ये आंसर सही होने वाला है, ठीक है, रुद्रदामन ने। अगला, निम्नांकित में किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? तो बुद्ध को किस जातक कथा में बुद्ध को जो है उनके पूर्व जन्म में चांडाल के नाम रूप में पहचाना गया है? भाई मातंग जातक है, ठीक है, तो मातंग जातक में इनको पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो भाई किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पर, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? भाई मुगल काल की बात हो रही है और फिर उस भूमि की बात हो रही है जिसे 3-4 वर्षों तक जो है बिना खेती के ही छोड़ दिया जाता था, तो वो चाचर भूमि हुआ करती थी। कौन सी भूमि होती थी? चाचर भूमि होती थी, ठीक है, चाचर। चलिए उसके बाद आगे अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस मुगल पुस्तक का मुगल काल में रज्जमनामा के नाम से अनुवाद किया गया? भाई किस पुस्तक का? ये क्वेश्चन प्रवक्ता के पेपर में आया था। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये इसको टेट में भी पूछा गया है। आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना, आपको ये सारे क्वेश्चन 9 से लेके 12 तक की किताबों में मिल जाएंगे। अगर 12th तक नहीं पढ़ पाते हो तो 6th क्लास से लेके आपको 10th तक की किताबें तो किसी भी हालत में पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो 113 क्वेश्चन देखा हमने। रज्जमनामा, तो रज्जमनामा दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ये महाभारत, ठीक है। तो महाभारत का अनुवाद हुआ था इस मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में महाभारत का अनुवाद हुआ था रज्जमनामा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया है? भाई ये मोहम्मद काजिम ने किया था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाएगा। निम्नांकित में आलमगीरनामा, ठीक है, आलमगीरनामा को ध्यान रखना है आपने, यानी कि आलमगीरनामा क्या है? जो औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक पूर्व के सबसे पहले के 10 सालों के इतिहास के बारे में बताता है, जिसमें औरंगजेब के प्रारंभिक 10 सालों के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो वो किसने उस जो है उस इतिहास का संकलन किया था? मोहम्मद काजिम ने किया था। बढ़ें आगे। निम्नांकित में किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामन कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी, ठीक है। तो भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी किस नाम से? दामिनी कोह नामक भू क्षेत्र की। अब भाई इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल। ऑप्शन बी में आपको संथाल देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किन्हें ब्रिटिश काल में डिकू पुकारा जाता था? भाई डिकू जो है ब्रिटिश काल में किसको पुकारा जाता? जमींदारों को या महाजनों को, किसानों को या स्थानीय शासकों को? तो भाई ये पुकारा जाता, महाजन जो हुआ करते थे, महाजनों को पुकारा जाता था डिकू, ठीक है। कौन से काल में? अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्रिटिश काल में महाजन जो थे उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो डिकू, ठीक है, ये है जो है आपका आंसर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? भाई देखो किसने कहा था? जो अवध राज्य है, इस अवध राज्य के विषय में किसने कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है, ठीक है, ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, ठीक है। कोई अंग्रेज़ था जो इनको लालसा होगी, ठीक है, इसकी लालसा थी, वो ये इस चेरी को अपने मुंह में लेना चाहते थे और ऐसा ही जो है उन्होंने कहा है। तो अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये चीज़ कहा था, ठीक है, कि ये ऐसी चेरी है अवध जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी।
चलिए, निम्नांकित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो बंगाल सेना की नर्सरी किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। ऑप्शन बी देखेंगे आप, अवध। ठीक है, तो बंगाल सेना की नर्सरी किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। खूबसूरत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, निम्नांकित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? भाई, कलकत्ता जो है किस वर्ष जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? भाई, इसका क्वेश्चन जो है आपका सी और डी दोनों हो सकता है। कलकत्ता जो है 1911-12 में जो है इसको जो है कहाँ किया गया था? स्थानांतरित दिल्ली स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से। ठीक है, तो आंसर जब आता है तो 1911-12 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया है। जिसने सी किया वो भी सही, जिसने डी किया वो भी सही। क्योंकि जब ये क्वेश्चन यूटेट में उस बार हुआ था, जब आंसर की आई थी, तो रिवाइज्ड आंसर की में इसके सी और डी दोनों आंसर दिए थे। ठीक है, तो आप जिसने सी किया था उसको भी अंक मिला, जिसने डी किया उसको भी अंक मिला। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, नवीकरण संसाधन दिया है, अनवीकरण संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, और उसके सामने संसाधन दिए हैं कि जैसे वायु है तो क्या संसाधन है, पवन ऊर्जा है तो क्या संसाधन है। ठीक है, जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ईजी होते हैं दोस्तों। अगर इसमें आपको एक भी दो भी आते हैं तो फिर उसके बाद आगे के मिलाने थोड़ा आसान हो जाते हैं। अब आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों के सामने, तो प्राकृतिक संसाधनों में सब कुछ देखिए, पवन ऊर्जा इंसान खुद बनाते हैं, हमारी कृत्रिम ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस जो है ये भी जो है इंसान इसके लिए प्लांट लगाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस के लिए भी। और प्रौद्योगिकी तो ठीक है, तो इसमें एक जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो वायु है। ठीक है, वायु यहाँ पर सही हो गया। ए का 1। अब ए का 1 किस किस में है? एक तो बी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में है। बाकी इन दोनों का एलिमिनेट करके बाहर निकाल दो, रह गया बी और डी। ठीक है, उसके बाद नवीकरणीय संसाधन। भाई, नवीकरणीय संसाधन जो है क्या है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये अब देखो बी का 2 किस में है? बी का 2 में, बी और डी में दोनों में है। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस है। अब प्राकृतिक गैस अब देखेंगे यहाँ पर को सी और सी का 3, ये ऑप्शन डी में है, तो बी ऑप्शन भी गलत। अब बाकी के जितने तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गया है। कौन सा? एक ऑप्शन हमारे पास रह गया है, ऑप्शन डी, तो ये सही हो गया। ठीक है, यानी कि ये सीरीज से पहले से लगे हुए। मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी। मानव निर्मित संसाधन क्या है? प्रौद्योगिकी है। तो प्राकृतिक गैस नेचुरल, ये अनवीकरणीय है ना, इसका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते एक बार उपयोग करने का। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं। जैसे वायु आती है, नेचुरल रिसोर्सेज है वायु, उसके बाद उसने जो पवन ऊर्जा के बड़े बड़े जो प्लांट लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, उनको घुमा के वायु चली जाती है, फिर दूसरी चीज़ में भी उसका यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नवीकरणीय जो ऊर्जाएँ होती है उनका हम दोबारा यूज करते रहते हैं। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। भाई, जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या जो है पॉपुलेशन चेंजेस के क्या कारण हैं? तो इसमें देखिए आप, प्रवास है, जन्म और मृत्यु। ठीक है, ये इसके मुख्य 3 कारक हैं, प्रवास, जन्म और मृत्यु। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, रहने का स्थान है उनका, जन्म है और मृत्यु, इसकी वजह से जो है क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। ये कुल मिला के कहने का मतलब है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो संसार में दिन और रात की अवधि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है बराबर होती है। ठीक है, 21 मार्च को दिन बराबर होते हैं और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 और 23 मार्च को एक ऐसा दिन आता है जिस दिन और रात बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? भाई, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? ठीक है, आपको भारत बनाना, जब एग्जाम में अगर आता है ऐसे क्वेश्चन, तो भारत बनाना भाई देख लेना कहाँ कहाँ कौन सा है। ये चाइना है, ठीक है, इस साइड में, इधर आपको म्यांमार,
बर्मा, ये बंगाल, पाकिस्तान और बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसका मैप बना के आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको इसका सीधे सीधे आंसर बताऊँगा कितने देशों की सीमा लगती है। तो आपको इसको इतना अगर आपको याद है तो फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सीधे सीधे इसको याद भी आपको होना चाहिए। तो ये 7 देशों की सीमा लगती है भारत से, ठीक है, 7। और कौन कौन सी हैं आप उसको कमेंट करके बताओ, ठीक है, कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। मैंने बता दिया 7 और उनके नाम आपको लिख कर भेजने कमेंट करके, ये होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कूट का चयन, आपको नीचे कोड दिए गए हैं तो कौन सा सही है आपको वो बताना है। उसके बाद देखिए रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं। भाई रेगिस्तान केवल गर्म ही कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, गर्म ही नहीं होते हैं। रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, ये भी अब पहले वाला गलत हो, दूसरा वाला भी गलत ही होगा। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, ठीक है, तो लद्दाख क्या है, एक प्रकार का रेगिस्तान है, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्या है, सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो सहारा भी एक प्रकार का क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है। अब कौन सा जो है कथन सत्य कूट का चयन करना है, तो हमारे 3 और 4 सही हैं, तो केवल 3 और 4, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाएगा। उसके बाद अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अमेजन नदी के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, देखो ये कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंध में जो है स्थित नहीं है, और ये पूर्व से पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर बताना क्या है हमको, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए क्या सही होगा, डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। उसके बाद 129 है ज्वार भाटा का कारण है। भाई ज्वार भाटा का क्या कारण है, ज्वार और भाटा जो आते हैं किस वजह से आते हैं, चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है उसकी वजह से आते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उसकी वजह से ये ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है। आगे है गरजती चालिसा का संबंध है। भाई गरजती चालिसा का संबंध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ हवाएं होती हैं तो पछुआ हवाओं से है इसका संबंध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से गरजती चालिसा का संबंध है। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, जीके में तो बहुत बार पढ़ा होगा, जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, ये ओसाका को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चले अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अभिकथन और तर्क वाला है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तो इसमें तर्क दिया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। और उसके बाद अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित कूट के सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, हाँ बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। जो ए में बोला गया कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ठीक है, जितना जितना ऊंचाई में बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ जाती है और उसके तापमान में कमी आती है, तो इसमें जो आर है इसका तर्क है, तो उसी में ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, वायुमंडल के घनत्व में भी जो है परिवर्तन होता है, इस वजह से तापमान में कमी आती है। ये इसको अच्छे से समझाया गया है, यानी कि सही व्याख्या की है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, तो सही आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम है, मैंने कल भी आपको बताया था, तो कौन सा विकल्प है जो जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम को बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है। भाई यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण मध्य एशिया, ऑप्शन सी देखेंगे आप, ठीक है, ये वाला यहाँ पर को सही हो जाएगा। ये क्रम जो है आरोही सबसे कम है दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर पूर्वी एशिया और फिर लास्ट में दक्षिण मध्य एशिया, ठीक है। अगला है इनमें से कौन प्रमुख याम्योत्तर है, तो प्रमुख याम्योत्तर इनमें से कौन है, भाई 0 डिग्री देशांतर प्रमुख याम्योत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन थीमेटिक मानचित्र है, भाई थीमेटिक मानचित्र कौन सा है निम्नलिखित में से, तो वर्षा वितरण मानचित्र जो है ये थीमेटिक मानचित्र है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ठीक है, तो लेक्चर मेथड का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? आप सभी पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा। तो बाल केंद्रित विधि इसका गुण नहीं है। जो व्याख्यान दिया जाता है वो बाल केंद्रित नहीं होता, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, वो टीचर सेंटर्ड होता है। जो व्याख्यान दिया जाता है वो उसमें टीचर का ही रोल होता है, बच्चों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। टीचर खुद अपने बेस पर ही अपनी मानसिक क्षमता और अपने इंटरेस्ट के बेस पर बोलता है, ठीक है। तो ये भाषण योग्यता है, भाषण संबंधी अध्यापक के लिए सुविधाजनक भी है और श्रवण कौशल का विकास करता है, ठीक है, सुनने के लिए बच्चों में डेवलप करता है स्किल को। बाकी बाल केंद्रित विधि ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? भाई विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अब जब मैं टीचिंग मेथड, तो मेरे शायद हमारे क्लास में भी नहीं हुई है, जब होंगी तो आप पढ़ेंगे। तो ये होती है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, आगमन विधि। इसमें जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। पहले एक विशिष्ट चीज़ को बता दिया जाता है, उसके बाद उसका सामान्यकरण किया जाता है, सामान्य चीज़ों को उसके बाद बताया जाता है, ठीक है। इसमें आगमन से निगमन, पहले इसमें क्या होता है, उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है, पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद इसके सिद्धांत और नियम बताए जाते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे। अगला है हर्बट उपागम किससे संबंधित है? भाई हर्बट उपागम जो है आपने बीएड में पढ़ा होगा, ठीक है। हर्बट उपागम जो है पाठ योजना, ठीक है, पंचपदी प्रणाली वगैरह, ठीक है, और पाठ योजना, ये सब हर्बट उपागम के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे, कभी डिस्कस करेंगे। फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो व्यवहारिक ज्ञान क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, ऑप्शन ए है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों? माल निर्माण से, आजीविका के साधन से, आपूर्ति और खपत से। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है? अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण, अच्छी तरह से स्कोरिंग, अवकाश का उचित उपयोग। तो अच्छी तरह से स्कोरिंग, इसका जो है स्कोरिंग वेल इसका आंसर नहीं है। बाकी अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण और अवकाश का उचित उपयोग, ये सभी जो है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि देखो पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, कुल मिला के ये कहने का मतलब ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, और उसके बाद ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, या हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। ठीक है, तो पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए इसको स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। अगला, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। भाई प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा है, इन शब्दों पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा होगा? देखिए, कहानी कथन पद्धति। अगर इतिहास को एक कहानी की तरह बताया जाएगा प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर कोई जैसे पानीपत की लड़ाई के बारे में बताना है एक कहानी की तरह, टीपू सुल्तान के बारे में बताना है कहानी की तरह, मंगल पांडे के बारे में बताना है कहानी जैसे उनको सुनाया जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा प्रारंभिक स्तर के लिए। अगर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। अब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप किस में रखे जाते हैं भाई? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो भूगोल संग्रहालय जो होते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल म्यूजियम जो होते हैं, ज्योग्राफी म्यूजियम जो होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के नमूने रखे जाते हैं विविध प्रकार के। भौगोलिक यात्राएं हैं, तो भौगोलिक यात्राएं क्या हैं भाई? क्रियात्मक सामग्री हैं भौगोलिक यात्राएं। ठीक है, भौगोलिक यात्राएं क्या है? क्रियात्मक सामग्री हैं। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? देखो पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, तो किस तिथि को संविधान? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उसके बाद है संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रहती है, तो कार्यपालिका शक्ति जो है मंत्री परिषद में रहती है भाई। ठीक है, मंत्री परिषद में, ऑप्शन डी सही है। अगला है 48 है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं, तो भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं जो यहाँ पर जो है रखी गई हैं अनुच्छेद 19 में रखी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में रखी गई हैं। उसके बाद है 149 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान के किस संस्था को अधिकृत किया गया है? ये संसद को किया गया है।
ठीक है, मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत रोक लगाने के लिए तो ये संसद को अधिकृत किया गया है। ठीक है, संसद को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है? ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन SST के। ठीक है, SST के 60 क्वेश्चन थे। यहाँ पर 60 के 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। फटाफट मैंने आपको ये आंसर बता दिए हैं और आपको पता चल गया कि 2020 में कैसा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, कहाँ से, यूटेट से। ठीक है, अब 2021 में आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा अपने प्रिपरेशन के लिए चाहिए होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ये कहूँगा कि 50,000 हमारे YouTube परिवार होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी 50,000 कंप्लीट कर दो यार। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।